आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी हमको बोल रहा है कि बहुभुज का जो समस्त बहुभुज जो होता है, बहुभुज जो है वह किस में है, समुच्चय ए में है। तो समस्त बहुभुज यानी जो आपका समुच्चय दिया हुआ है उसमें समस्त बहुभुज है। बहुभुज आप जानते हैं, देखिए बहुभुज यानी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन उसको बोलते हैं कि वह जिसमें दो से अधिक भुजा हो, दो से अधिक भुजा हो और वह क्या हो करे, लूप बनाए, यानी वह जो है लूप, यानी जैसे जिससे कि देखिए दो से दो भुजा, तो यह कभी भी लूप नहीं बनाएगा, यानी क्लोज होगा नहीं होगा। और दो से अधिक भुजा लेंगे, जैसे तीन भुजा लिए तो तीन भुजा लिए तो देखिए ये क्लोज हो गया कि नहीं हो गया क्लोज। तो जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजा हो, तीन या तीन से, इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। देखिए यह तीन भुजा है लेकिन यह क्लोज नहीं है, क्या है, क्लोज नहीं है, तो यह बहुभुज नहीं होगा, यह बहुभुज नहीं होगा। तो जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजा हो और वह क्या हो, क्लोज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में भी टाइप है, जैसे कि त्रिभुज है, यह भी बहुभुज है, फिर जाकर के चतुर्भुज है, ये भी बहुभुज है, पंचभुज है, ये भी क्या है, बहुभुज है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन या तीन से अधिक भुजा है, इसी को हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो देखिए ये तीन भुजा है, फिर अगर हम चार भुजा वाले लेंगे और देखिए चार भुजा लेंगे और क्लोज है, तो ये भी बहुभुज का ही क्या है, भाग है। फिर अगर पांच भुजा लेंगे, देखिए ये पांच भुजा है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, बहुभुज है। तो यानी बहुभुज में आपको सभी भुजा वाले, तीन या तीन से अधिक भुजा वाले जितना भी आप पढ़े हैं त्रिभुज में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वह सब इसमें आ जाता है। त्रिभुज भी आएगा, चतुर्भुज भी आएगा, पंचभुज भी आएगा, फिर षष्ठभुज भी आएगा। ये फिगर ये जानते हैं, षष्ठभुज है, 6 भुजा इसमें, तो ये सब बहुभुज है, ये सब क्या है, बहुभुज है। और भी होगा 6 7 8 9 डॉट 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 करके जितना भी होगा, ये सब क्या है, बहुभुज है। तो हमको कह रहा है कि जो समुच्चय ए है उसमें समस्त बहुभुज है, यानी जितना भी बहुभुज पॉसिबल है इस दुनिया में, सब बहुभुज किसमें है, इस समुच्चय में है। यानी त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, षष्ठभुज में, यानी सभी जितना भी है सब इसमें है, तो वो उसको हम समुच्चय बोल रहे हैं। अब हमको देखिए संबंध क्या दिया हुआ है, तो संबंध दिया हुआ है कि P1, P2, P1, P2, P1 इसीलिए दिया है क्योंकि पॉलीगॉन होता है। क्या होता है बहुभुज का इंग्लिश क्या होता है, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन है तो P1, P2, P3 इस तरह से नाम दे दिया है। तो हमको बोल रहा है कि P1, P2 है, तो और इस यह R में है, तो अगर यह R में है तो इस संबंध के अनुसार बोल रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। यानी अगर हम कोई भी पॉलीगॉन लेते हैं, दो पॉलीगॉन, अगर वह इस संबंध में है तो दोनों का भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों का भुजा समान होना चाहिए। तो आप बताइए, और इसी को सिद्ध कर रहा है कि यह क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। यह क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो तुल्यता संबंध तभी होगा जब वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो आप हमको बताइए कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए होता है कि यदि मान के चलिए A, R से बिलोंग करता है, यानी कोई भी अवयव अपने आप से अगर संबंध बना रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। तो यदि ए से ही संबंध बनाएगा जो भी होगा समुच्चय में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। तो हम यहाँ P1, P2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ P1, P1 लिख रहे हैं, P1, P1 लिख रहे हैं, मतलब दोनों पॉलीगॉन सेम ही ले रहे हैं, दोनों पॉलीगॉन। और ये कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर यह P1 त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज ही होगा, अगर यह चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज ही होगा। तो हम P1 और P2 कोई भी पॉलीगॉन मान लिए, यानी कोई भी बहुभुज ले लिए। तो यह अगर R में है तो इसका अर्थ है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या
समान है। P1 और P2 की भुजाओं, P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या, P1 तथा P1, क्योंकि P1 कोमा P1 लिए हैं, यहाँ P1 कोमा P2 था तो इसलिए P1 तथा P2 लिखा है। अगर P1 कोमा P1 लीजिएगा तो P1 तथा P1 लिखना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ बोले P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो देखिए P1 और तथा P1 की भुजाओं की संख्या हम बोल रहे हैं, यानी उसको खुद से कोई भी अगर मान के चलिए P1 जो है ये आपका त्रिभुज है, अब फिर बोल रहे हैं कि P1 की, तो वो जरूर है कि अगर ये इसमें 3 भुजा है तो फिर जाकर के इसी से कंपेयर कर रहे तो उसमें भी 3 भुजा ही होगा। यानी इसका लिखना सही है कि खुद से ही इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब किसी को खुद से सब कंपेयर कीजिएगा दो भी पॉलीगॉन को, तो उसका भुजा और उसका भुजा हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि यह लिखना सही है तो इसीलिए जो होगा संबंध R जो होगा वह क्या होगा, संबंध R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो यहां से हम बोलेंगे इसलिए संबंध R जो होगा स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों? क्योंकि यह लिखना सही है। अगर यह R में है तो इसको फॉलो करेगा और यह जो फॉलो करेगा यह लिखना सही है, क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन को उसी से कंपेयर कीजिएगा तो जरूर उसका भुजा हमेशा बराबर ही रहेगा। मान चलिए इस त्रिभुज को इसी त्रिभुज से कंपेयर करें तो जरूर उसमें ऑब्वियसली है कि इसमें 3 भुजा है तो उसमें भी 3 भुजा होगा ही होगा। तो हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोले कि यह संबंध R में है और यह R से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, तुल्य स्वतुल्य संबंध है। अब हमको देखना है कि सममित के लिए, तो सममित के लिए आप हमको बताइए कि क्या होता है। यदि A, B R में है तो उसका उल्टा भी किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो हम यहां पे देखते हैं, मानते हैं, माना कि P1, P2 R में है, P1, P2 किस में है, R में है। तो अगर P1, P2 R में है तो इसका अर्थ इस संबंध के अनुसार क्या हुआ कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम इसको लिख रहे हैं, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। आप हमको यह बताइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हम बोल रहे हैं P1 और P2 का भुजा है वो दोनों बराबर है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि P2 और P1 की भुजा क्या है, बराबर है। तो हम यहां से इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है। अब बताइए, अगर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, इसको लिखे थे P1, P2, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। अगर P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं P2, P1, P2, P1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि इसका अर्थ यह है तो इसका अर्थ यह होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका अर्थ अगर यह है तो हम इसी को इस टाइप से लिखें और फिर बाद में बता दिए कि इसका अर्थ क्या होगा, यह होगा। क्योंकि P2 तथा P1 की भुजाओं अगर लिख रहे हैं तो हम यहाँ P2, P1 लिखेंगे, P2, P1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम P2 तथा P1 तथा P2 बोल रहे हैं तो हम यहाँ P1, P2 लिखे। उसी तरह यदि P2 तथा P1 बोलेंगे तो हम यहाँ P2, P1 लिखेंगे। तो आप हमको यह बताइए, हम लेके चले थे कि P1, P2 R में है, अब बाद में प्रूव कर दिए कि उसका उल्टा यानी P2, P1 भी क्या है, R में है। तो हम बोलेंगे कि यह क्या होगा, सममित होगा, क्योंकि सममित का कंडीशन होता है कि यदि A, B R में है और उसका उल्टा भी R में होगा, यानी B, A भी R में होगा, तो वह क्या होगा, सममित होगा। तो हम यहां से प्रूव कर दिए कि P1 लेके चले थे P1, P2 R में है, बाद में प्रूव कर दिए कि P2, P1 भी किस में है, R में है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो संबंध होगा यह क्या होगा, सममित भी संबंध होगा। तो आप नीचे लिख लीजिए, इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे इसलिए
संबंध आर, जो मेरा संबंध आर होगा वह क्या होगा, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो हम यहां से प्रूव कर दिए कि संबंध आर जो होगा वो क्या होगा, सममित संबंध है। अब हमको संक्रामक भी प्रूव करना है। तो संक्रामक के लिए हम क्या जानते हैं, संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि यदि a कोमा बी आर में है और b कोमा सी आर में है, तो ये a और यह c भी आर में होना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे। तो हम देखते हैं संक्रामक के लिए, देखिए संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि a कोमा बी यदि आर में है, b कोमा सी आर में है, तो a कोमा सी भी आर में होना चाहिए। तो हम यहां मान लेते हैं, माना कि यहां तो पॉलीगॉन है P1 P2 P3 P4 यही सब मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि P1 कोमा P2 आर में है और P2 कोमा P3 आर में है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। तो यदि P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, तो इसका अर्थ इस संबंध के अनुसार क्या होगा, इसका अर्थ होगा, देखिए इसका अर्थ होगा इस संबंध के अनुसार कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो हम यहां से लिख रहे हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका अर्थ लिख दिए हम, लैंग्वेज में लिख दिए, क्योंकि अगर कोई भी अगर मान के चलिए ऑर्डर पेयर यानी पॉलीगॉन अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसका अर्थ यही होगा, इस रिलेशन में है, इस संबंध में है, तो इसका अर्थ यही होगा। अब बताइए इसका अर्थ क्या होगा इस संबंध के अनुसार। अगर P1 कोमा P2 लिख रहे हैं तो यहां बोल रहे हैं कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या। अगर P2 कोमा P3 लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या। तो हम लिख रहे हैं और P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। हम यहां से बोल दिए कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो अब हमको यह बताइए, हम यहां बोल रहे थे कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, अब फिर बाद में बोल रहे हैं कि P2 और P3 की भुजाओं की संख्या बराबर है। तो जैसे कि मान के चलिए हम कोई भी P1 P2 P3 ले लेते हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, मान चलिए P1 एक सपोर्टेड कुछ भी ले लीजिए, त्रिभुज चतुर्भुज कुछ भी मान लेते, अगर त्रिभुज मानते हैं तो इसमें अगर 3 भुजा होगा, और बोल रहे हैं P1 और P2 की भुजा बराबर है, क्या है, भुजा समान है हम बोल रहे हैं, तो ये भी त्रिभुज ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर यह P1 त्रिभुज है और बोल रहे हैं P1 और P2 की भुजा बराबर है, तो इसलिए यह भी त्रिभुज भी होगा। कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, भुजा बराबर सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि यह 3 है तो यह भी 3, यानी यह त्रिभुज है तो यह भी त्रिभुज ही होगा। तो इसका, और फिर हम बोल रहे हैं कि P2 और P3 बोल रहे हैं कि भुजा बराबर है, कि भुजा बराबर है। तो बताइए अगर P2 त्रिभुज है तो P3 भी क्या होगा, त्रिभुज ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर चतुर्भुज हम P3 को ले लिए और P2 को त्रिभुज ले लिए, अगर हम इसको त्रिभुज इसको चतुर्भुज ले लिए तो क्या भुजा बराबर होगा, नहीं होगा भुजा बराबर। तो इसीलिए हम इसको भी क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज ही लेना पड़ेगा। तो यह भी किसी भी टाइप का त्रिभुज हो सकता है, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि हमको त्रिभुज में कंडीशन नहीं है, भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भुजा बराबर। इसमें 3 भुजा है तो इसमें 3 भुजा होगा, अगर 4 भुजा कर दीजिएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि P1 और P2 की भुजा समान है, फिर बाद में बोल रहे हैं P2 और P3 की भुजा समान है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P1 और P3 की भुजा क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर P1 P2 की भुजा बराबर है और P2 P3 की भुजा बराबर, तो P1 का और P3 का भुजा क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि अगर यह त्रिभुज है तो यह भी त्रिभुज ही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या
समान है। तो हम यहां से बोल दिए कि क्या बोल दिए, P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इसका अर्थ बताइए इस संबंध के अनुसार क्या होगा। इसका अर्थ होगा इस संबंध के अनुसार कि P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर P1 कोमा P2 आर बोल रहे हैं बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो इसका अर्थ हम लिखे हैं P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या। इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या बराबर है, यानी P1 अगर P2 की भुजाओं की संख्या बोल रहे हैं बराबर है, तो P1 P2 लिखे हैं। अगर P1 P3 की भुजाओं की संख्या बराबर बोल रहे हैं तो P1 P3 लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ से बोल दिए कि किस में होगा, R में होगा। तो अगर यह R में है तो आप हमको बताइए क्या होगा, यह संक्रामक होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि संक्रामक का शर्त होता है, कंडीशन होता है कि यदि A कोमा B R में है और B कोमा C R में है, तो यह A और यह C भी R में होगा, तभी जाके संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए हम मान के चले थे कि P1 और P2 R में है और P2 और P3 R में है, और बाद में प्रूव कर दिए कि ये P1 और ये P3 R में है। प्रूव कर दिए कि नहीं कर दिए। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। ये P1 और P3 हम प्रूव कर दिए किसमें है, R में, यानी इसका पहला और इसका लास्ट वाला R में होना चाहिए, तभी जाके संक्रामक होगा। तो हम यहाँ प्रूव कर दिए कि P1 और P3 क्या है, R में है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसीलिए यह संबंध जो होगा वह क्या होगा, संक्रामक होगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध है। इसीलिए संबंध R जो होगा वो क्या होगा, मेरा संक्रामक संबंध होगा। तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि यह संबंध R संक्रामक है। अब हमको लेकिन तो प्रूव करना था क्या, हमको प्रूव करना था कि यह तुल्यता संबंध होना चाहिए, और तुल्यता संबंध तभी होगा जब तीनों फॉलो करेगा। तभी हम देखें कि यह सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तो हम यहां लिख लेंगे बाद में, अतः संबंध R स्वतुल्य कोमा सम्मित और संक्रामक संबंध है। यह क्या है, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है। इसलिए संबंध R, जो संबंध R क्या होगा, इसलिए संबंध R तुल्यता संबंध होगा। इसीलिए संबंध R क्या होगा, तुल्यता संबंध है। तो इसीलिए हम बोल दिए कि संबंध R क्या है, तुल्यता संबंध। और यही हमको सिद्ध करना था कि यह जो संबंध R होगा यह क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि संबंध R जो होगा मेरा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, यह तो हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताए थे, रफ था, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि 3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 3,4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है आपका जो कि 3,4 और 5 उसका भुजा है। तो बोल रहा है कि इस समकोण त्रिभुज से संबंधित जितना भी समकोण त्रिभुज से संबंधित जितना भी अवयव है इस समुच्चय में, उसका जो है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप हमको यह बताइए कि यह जो समुच्चय है मेरा, यह जो समुच्चय है मेरा, यह जो समुच्चय इसमें क्या है, समस्त बहुभुज है। समस्त बहुभुज का मतलब है कि इसमें त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है। तो त्रिभुज है तो ऐसा नहीं है कि कोई एक एक त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। उसमें त्रिभुज का मतलब है कि सभी प्रकार का त्रिभुज होगा, सभी प्रकार का चतुर्भुज होगा। यानी त्रिभुज अगर सभी प्रकार का है, यानी समकोण भी है, इक्विलैटरल भी है, और जितना भी त्रिभुज होता है समरूप भी है, यानी सभी प्रकार का त्रिभुज इसमें है तो है ही, और सभी प्रकार का चतुर्भुज भी है, इसमें पंचभुज भी है।
तो आप हमको बताइए 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज है या एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर बोला इससे संबंधित जितना भी अवयव है इसमें सभी को ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए अगर यह त्रिभुज का नाम मान के चलिए टी है, त्रिभुज का नाम यह, अगर यह त्रिभुज है तो टी नाम दे दिए, टी मतलब ट्रायंगल, तो हम इसका नाम दे दिए टी कि यह टी एक त्रिभुज है जिसका नाम है जिसका भुजा है 3, 4 और 5। तो आप बताइए, और बोल रहा है कि इससे संबंधित जितना भी अवयव है इसमें उसको ज्ञात करने, तो इससे जो संबंधित होगा वह इस रिलेशन को फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हम मान के चलिए T1A मान लीजिए इसको, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो इससे संबंधित होगा वह T1, T और सब त्रिभुज होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए यह एक त्रिभुज है और अगर यह इस संबंध को फॉलो कर रहा है, तो अगर यह टी जो है इस संबंध को फॉलो कर रहा है तो दूसरा जो भी अवयव लेंगे वह भी इसको फॉलो करेगा कि नहीं, वह भी त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉलीगॉन P1 और P2 है तो वो उसका भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यह 3, 4, 5 जो लंबाई है वो समकोण त्रिभुज है और यह समकोण त्रिभुज है, तो कोई भी अगर पॉलीगॉन इससे संबंधित होगा तो वह भी क्या होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है, यानी दूसरा कोई भी पॉलीगॉन लेंगे तो वह क्या होगा, वह भी त्रिभुज ही होगा, तभी जाकर के इससे संबंधित होगा, चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर चतुर्भुज होगा तो हम मान के चलिए सपोज T1 P1, P2 लिखेंगे, तो यह P1, P2 लिखेंगे, अगर यह त्रिभुज है और यह चतुर्भुज है तो क्या दोनों का भुजा बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसको P1 पॉलीगॉन P पॉलीगॉन मान लेते हैं, ठीक है, P1 पॉलीगॉन है ये। अगर कोई दूसरा पॉलीगॉन P2 लिए और यह सपोज त्रिभुज है और यह चतुर्भुज लेंगे तो क्या दोनों का भुजा बराबर होगा, नहीं होगा बराबर। क्यों, क्योंकि अगर दोनों का भुजा बराबर नहीं होगा तो यह इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यह संबंध यही बोल रहा है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कोई भी पॉलीगॉन लेंगे तो सेम ही होना चाहिए। अगर त्रिभुज लिए तो सब त्रिभुज ही लेना पड़ेगा, अगर चतुर्भुज लिए तो सब चतुर्भुज ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर के इस संबंध को फॉलो करेगा। तो हम यहां से बोलेंगे कि अगर P1 मेरा त्रिभुज है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, P2 भी त्रिभुज ही होना चाहिए। और देखिए ये जो पॉलीगॉन है ये जो है P1 ये त्रिभुज है, क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज बोल रहा है और इसका लंबाई भी दे दिया है, तो हमको लंबाई से तो कोई मतलब है नहीं। अगर समकोण त्रिभुज भी लिख देता तो हमको त्रिभुज ही लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज है, इससे संबंधित जो भी होगा वह क्या होगा, इससे संबंधित जो भी होगा वह त्रिभुज ही होगा, तभी जाकर के वह आर में होगा। तो हम यहां लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव त्रिभुज ही होगा। क्या होगा, त्रिभुज होगा, तभी वह संबंध आर में होगा, नहीं तो वह संबंध आर में हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप एगो को त्रिभुज एगो को चतुर्भुज लिए तो कभी भी उसका भुजा बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव त्रिभुज होगा, तभी वह संबंध आर में होगा, तभी वो क्या होगा, संबंध आर में होगा, नहीं तो वह संबंध आर में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि समुच्चय ए में हमको क्या बोल रहा था, हमको बोल रहा था कि त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में सभी अवयव को ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम बोलेंगे त्रिभुज से संबंधित, इसीलिए बोलेंगे त्रिभुज से समकोण त्रिभुज से संबंधित जितना भी अवयव होगा वह क्या होगा, वह त्रिभुज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव क्या होगा,
इसीलिए समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव क्या होगा? सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयवों का समुच्चय त्रिभुज होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप चतुर्भुज लीजिएगा तो वह इससे संबंधित नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज का कभी भी भुजा बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव समुच्चय ए में लिखते थे, समुच्चय ए में त्रिभुज होगा। तो इसीलिए समुच्चय ए में जो होगा वो क्या होगा? त्रिभुज होगा। जितना भी अवयव है समुच्चय ए में त्रिभुज का, वही इससे संबंधित होगा, दूसरा संबंधित नहीं हो सकता, चतुर्भुज संबंधित नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही बोल रहा था हमको, तो लिख लीजिए इसको आप। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, माना कि एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय L है। एक आपका समुच्चय L दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि उस L समुच्चय में एक्स वाई तल है और उस तल में क्या है? समस्त रेखाएं हैं। उस तल में क्या है? समस्त रेखाएं हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स और वाई तल है, ये एक्स और वाई मेरा तल है। ठीक है, इस तल में जो है बोल रहा है कि समस्त रेखाएं हैं, बहुत सारा रेखा है इसमें, किसी भी प्रकार का रेखा हो सकता है इसमें। ठीक है, किसी भी टाइप का रेखा हो सकता है, हमको जितना भी रेखा संभव है सभी रेखा इसमें मौजूद है। तो हमको बोल रहा है, और आर भी दिया हुआ, संबंध भी दिया हुआ, संबंध दिया हुआ है इस प्रकार से। तो हम क्या किए, एक एल मान लिए समुच्चय, ये समुच्चय एल है, ये जो है क्या है? समुच्चय L है। और एक संबंध भी दिया हुआ, और संबंध इस प्रकार से दिया हुआ कि L1 L2 सच डेट L1 समांतर है L2 के, यानी L1 L2 कोई रेखा है। मान लेते हैं कि ये एक रेखा है L1 और दूसरा रेखा इसी के पैरेलल है, समांतर है, जिसको हम बोल रहे हैं L2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रेखा है जिसका नाम हम L2 रख दिए, ये इसके क्या है? समांतर है। तो हमको बोल रहा है यहाँ पे L1 समांतर है L2 के, अगर कोई भी दो रेखा इस संबंध में है तो वो क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा, यही हमको ये संबंध बोल रहा है। तो हम क्या किए, दो रेखा L1 और L2 मान लिए और एक दूसरे के ये समांतर है, तो वही चीज हम इसे यहाँ पे दिखा दिए। तो हमको सिद्ध करना है कि यह जो संबंध होगा यह तुल्यता संबंध होगा। यह क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तुल्यता संबंध किसको बोलते हैं। यदि किसी संबंध, कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो उसको क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि स्वतुल्य होना चाहिए, सममित और संक्रामक होना चाहिए, तो हम उसको तुल्यता संबंध कहेंगे। तो हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य किसको कहते हैं? यदि कोई भी अवयव अपने आप से संबंध बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? स्वतुल्य कहेंगे, प्रत्येक वैल्यू के लिए। ठीक है, जो इस समुच्चय में है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर अपने आप से संबंध बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। तो मान लेते हैं कि एक L1 है, L1 को L1 से ही संबंध बना रहे हैं, इसीलिए हम L1 लिख रहे हैं, तभी तो अपने आप से संबंध बनाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो अगर यह इस R में है, यानी यह इस संबंध में है, तो क्या होगा? तो इस संबंध के अनुसार हम लिखेंगे कि L1 समांतर है L1 के। L1 क्या होगा? समांतर होगा L1 के। क्यों? क्योंकि अगर आप L1 L2 लिख रहे हैं तो यहां लिखना पड़ेगा L1 समांतर है L2 के, और यदि हम L1 L1 लिख रहे हैं तो यहां लिखना पड़ेगा L1 समांतर है L1 के। और कोई भी रेखा खुद के समांतर हमेशा होगा ही। ये अगर L1 है तो यही रेखा के बारे में फिर से हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह खुद के समांतर होगा ही। तो हम यहां लिखे कि L1 समांतर है L1 के। क्यों? क्योंकि यह रिलेशन इस संबंध में है। तो अगर यह रिलेशन यह इस संबंध में है तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए L1 समांतर है L1 के, और यह सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा खुद के समांतर होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे
इसीलिए संबंध R जो होगा वो क्या होगा, संबंध R स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्यों होगा स्वतुल्य, क्योंकि ये रेखा अपने आप से संबंध बना रहा है, तभी तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम लिख दिए कि L1 समांतर है L1 के, और L1 हमेशा L1 के समांतर होगा ही, क्योंकि वह कोई भी रेखा खुद के समांतर होगा। तो अगर यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह इस R में होगा, और अगर इस R में होगा तो यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए हम क्या जानते हैं कि यदि a कोमा b R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए, यानी b कोमा a भी R में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां मानते हैं, माना कि L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो यहां हम मान रहे हैं कि L1 L2 दो रेखा है जो कि इस R में है। अगर हम यह माने और इसका उल्टा बाद में प्रूव कर दे कि हाँ सही में वो भी R में है, तो देखिए अगर L1 L2 R में है तो ये जो होगा इसका मतलब इस संबंध के अनुसार क्या होगा, अगर L1 L2 R में है तो इसका मतलब इस संबंध के अनुसार होगा L1 समांतर है L2 के। तो हम यहां लिख रहे हैं L1 समांतर है L2 के। L1 किसके समांतर हो गया, L2 के समांतर हो गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L2 समांतर है L1 के, क्योंकि आप अगर L1 बोल रहे हैं कि समांतर है L2 के, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि L2 समांतर है L1 के। बस हम सिर्फ क्या किए, उल्टा करके बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखे हैं कि L1 था समांतर L2 के, तो हम सिर्फ पहले L2 को लिख दिए हैं, यानी L2 समांतर है L1 के। यदि आप ऐसे लिखे हैं तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप L1 समांतर है L2 के बोल रहे हैं तो इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, L1 समांतर है L2 है तो हम L1 पहले लिखे L2 बाद में लिखे। उसी तरह अगर आप बोलिएगा L2 समांतर है L1 के, तो L2 पहले लिखेंगे L1 बाद में लिखेंगे। तो अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए आप L1 कोमा L2 लेके चले थे, अब बाद में प्रूव कर दिए कि L2 कोमा L2 कोमा L1 भी किस में है, R में है। यानी अगर ये लेके चले थे अब बाद में प्रूव कर दिए कि इसका उल्टा भी R में है, तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, सममित होगा। क्योंकि सममित का कंडीशन होता है यदि a कोमा भी R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होगा, सममित होगा। तो हम यहां से बोल देंगे इसलिए संबंध R सममित संबंध है, इसीलिए संबंध R क्या होगा, सममित संबंध होगा। अब संक्रामक के लिए बताइए क्या होता है। तो संक्रामक के लिए हम जानते हैं कि यदि a कोमा b R में है, b कोमा c R में है, तो यह a और यह C किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, संक्रामक होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि यहाँ L1 L2 मानते हैं क्योंकि रेखा है, तो L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R और L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, यह हम मान के चले हैं। ठीक है, तो आप हमको यह बताइए इसका मतलब क्या होगा इस कंडीशन के अनुसार। अगर L1 L2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ L1 समांतर है L2 के, तो हम इसका अर्थ यहां पे लिख रहे हैं L1 समांतर है L2 के, और इसका अर्थ क्या होगा इस संबंध के अनुसार। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे L2 समांतर है L3 के, क्योंकि अगर L1 L2 लिख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं L1 समांतर है L2 के। अगर हम L2 L3 लिखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे L2 समांतर है L3 के। तो यहां से आ गया L2 किसके समांतर है, L3 के। तो आप हमको बताइए, पहले आप बोल रहे हैं कि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ठीक है।
बाद में आप बोल रहे हैं कि L2 समांतर है L3 के, तो L2 समांतर L3 कोई तीसरा रेखा भी होगा, क्योंकि बहुत सारा रेखा है तो तीसरा रेखा भी हो सकता है। तो यह मान के चलते हैं कि तीसरा रेखा है जो कि L3 है, तो यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है, ठीक है। तो आप यह भी बोल सकते हैं कि L1 किसके समांतर होगा, L3 के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले बोल रहे हैं कि L1 समांतर है L2 के, फिर बाद में बोल रहे हैं L2 समांतर L3 के, तो इसका मतलब है L1 किसके समांतर होगा, L3 के समांतर होगा। तो हम यहां से लिखेंगे, इसलिए L1 समांतर है, ऊपर में ही लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर में ही हम लिख रहे हैं, यहां मिटा कर हम लिख, तो हम यहां लिख रहे हैं इसलिए L1 समांतर है L3 के। तो अगर L1 L3 के समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा इस संबंध के अनुसार, देखिए अगर हम बोल रहे हैं L1 समांतर है L2 के, तो हम यहाँ L1 L2 लिख रहे हैं। अगर हम बोलेंगे L1 समांतर है L3 के, तो हम क्या लिखेंगे, L1 L3 लिखेंगे, बिलोंग्स टू कैपिटल R। क्या लिखेंगे, L1 L3 लिखेंगे। तो आप हमको यह बताइए, हम लेके चले थे L1 L2 R में है और L2 L3 R में है, अब बाद में प्रूव कर दिए कि ये L1 और ये L3 किस में है, R में है। तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, संक्रामक होगा। क्यों? क्योंकि संक्रामक का कंडीशन होता है कि यदि A, B R में है, B, C R में है, तो यह A और यह C किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे। तो यहां हम प्रूव कर दिए कि यह क्या है, संक्रामक है। तो हम बोलेंगे इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध है। तो इसलिए संबंध R जो हो जाएगा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब आप हमको यह बताइए कि यदि संक्रामक है तो तुल्यता संबंध किसको बोलते हैं, यदि स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तो हम उसी को तो तुल्यता बोलते हैं। तो तीनों तभी हम प्रूव कर दिए। तो यहां हम लिखेंगे अतः संबंध R स्वतुल्य है, स्वतुल्य कोमा सम्मित और संक्रामक है, संक्रामक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए संबंध R जो होगा वो मेरा तुल्यता संबंध होगा। तो इसलिए संबंध R तुल्यता संबंध है, क्या होगा, तुल्यता संबंध है। तो इसलिए संबंध R जो हो जाएगा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो यहां से तो हम प्रूव कर दिए कि संबंध R जो है वो मेरा तुल्यता संबंध है। अब आगे इसी में आपको क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। आगे बोल रहा है कि रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। आपको इसी में आपको कह रहा है कि रेखा y = 2x + 4 से संबंधित जितना भी रेखा है उसका समुच्चय ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए नाउ y = 2x + 4 एक रेखा दिया हुआ है। तो यह बताइए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, y = mx + c। इसी के तो सिमिलर है। आप जानते हैं कि y = mx + c कौन सा रेखा होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। तो हम जानते हैं कि y = mx + c के इसी के कंडीशन, इसी के समरूप है, इसी के अनुकूल है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि m का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो आप हमको यह बताइए m क्या होता है। यह m जो होता है यह ढाल होता है। क्या होता है, ढाल होता है, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और यह कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी अचल, ठीक है। तो अब हमको यह बताइए कि कोई भी रेखा इसके समांतर कब होगा। कोई भी रेखा इस रेखा के समांतर तभी होगा जब उस रेखा का ढाल यानी स्लोप इसके बराबर हो। और इस रेखा का स्लोप क्या है आपका, इस रेखा का स्लोप
2 है, इस रेखा का स्लोप क्या है 2 है। तो हम यहां से बोलेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित वह रेखा होगा जिसका ढाल क्या हो 2 हो। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा रेखा इससे संबंधित होगा, तो वही रेखा इससे संबंधित होगा जो इस रेखा के क्या होगा समांतर होगा, क्योंकि आपका जो संबंध है यही बोल रहा है कि कोई भी दो रेखा तभी समांतर हो सकता है, कोई भी रेखा तभी इस संबंध में होगा जब वो क्या हो एक दूसरे के समांतर हो। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो इससे संबंधित हो। तो हम लिखेंगे वह रेखा जिसका ढाल यानी स्लोप मतलब m इक्वल टू 2 हो तो वह समस्त रेखा लिखिए, वह समस्त रेखा जिसका ढाल क्या हो 2 हो तो वह सभी रेखा किससे संबंधित होगा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित होगा। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित होगा। क्यों होगा संबंधित? क्योंकि जिस रेखा का ढाल इसके ढाल के बराबर होगा तो वो रेखा क्या होगा इसके समांतर होगा। तो यहां से हम समझे कि वह समस्त रेखा जिसका ढाल 2 हो तो वह सभी रेखा क्या होगा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित होगा, तभी जाकर के वह इसके समांतर होगा। बात आया समझ में? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक समुच्चय दिया हुआ है और एक संबंध दिया हुआ है। तो समुच्चय मान लेते हैं a बराबर इतना दिया हुआ, ये एक समुच्चय a दिया हुआ जो कि 1 2 3 4 है, और r एक संबंध दिया हुआ है जो कि इस तरह से r एक संबंध आपको दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है कि यह जो संबंध आ रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि यह स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो आप बताइए स्वतुल्य कब होता है? स्वतुल्य कब होगा? यदि कोई भी संबंध खुद से संबंध बनाए तभी जाकर के वो क्या होगा स्वतुल्य होगा। तो R में ऐसा कोई संबंध है जो कि खुद से संबंध बना रहा है? तो 1 का देखिए 1 1 है तो यहां खुद से संबंध बना रहा है। फिर 2 को देखते हैं तो 2 2 कहीं है, यहाँ है तो ये भी खुद से संबंध बना रहा है। फिर 3 देखते हैं तो 3 3 यहाँ है, खुद से संबंध बना रहा है। और फिर 4 को देखेंगे तो 4 यहाँ है और यह भी खुद से संबंध बना रहा है। यानी समुच्चय A में जितना भी अवयव था सभी अवयव खुद से संबंध बना रहा है, इसीलिए यह क्या होगा स्वतुल्य होगा। क्योंकि स्वतुल्य का यही कंडीशन होता है कि कोई भी अवयव जो A में हो, प्रत्येक अवयव जो A में हो वह खुद से संबंध बनाए, यानी a का मतलब होता है क्या खुद से संबंध बनाना। तो अगर वह खुद से संबंध बनाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्वतुल्य कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A में जितना भी अवयव था वह खुद से संबंध बना रहा है, तो इसीलिए स्वतुल्य होगा। बाकी कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि A में जितना भी अगर अवयव है सभी अगर खुद से संबंध बना रहा है तो वह स्वतुल्य होगा ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब A में जितना भी कैपिटल A में जितना भी अवयव है सभी खुद से संबंध बना रहा है, इसीलिए यह क्या होगा स्वतुल्य होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए स्वतुल्य है। तो यह तो स्वतुल्य है, यहां से हम जान गए। अब सममित है कि नहीं है हम देखते हैं। तो सममित के लिए हम क्या जानते हैं? सममित के लिए हम जानते हैं कि यदि A, B R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि करके चेक करते हैं कि क्या है कि नहीं है। तो आप हमको बताइए 1 2 है इसमें, अब इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 का उल्टा 2 1।
अगर 1 2 है तो आप R में, तो 2 1 भी R में होना चाहिए, तभी जाकर के यह जो होगा क्या होगा, सममित होगा। तो इसका उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर 1 2 है तो 2 1 कहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह सममित नहीं होगा। तो हम सीधे एक लाइन में लिख देते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल R implies that 2 1 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब 2 1 कैपिटल R में नहीं है, इसलिए सममित नहीं होगा। तो यह सममित आपका नहीं होगा। बात आया समझ में? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 है इसमें, लेकिन इसका उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, इसीलिए यह सममित नहीं होगा। क्योंकि आप सममित का कंडीशन जानते हैं, यदि ए भी R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए, तभी जाकर के सममित होता है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक में है कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर लेते हैं तो उसका पहला और लास्ट वाला, यदि ए बी और ए बी सी लेते हैं तो यह ए और सी होना चाहिए। तो हम यहां से देखते हैं 1 2 लिए और 2 से रिलेटेड कौन है, ये है 2 2 है। तो आप बताइए, ये ए और ये बी मान लेते हैं और ये बी और सी मान लेते हैं, तो हमको ए सी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये 1 और 2 होना चाहिए। और 1 2 तो ये खुद है, 1 2 ये क्या है, ये खुद है। तो इसका मतलब है तो ये तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और अगर आप मान के चलिए 2 2 लेते हैं तो इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है। फिर जाकर के इसको चेक करते हैं, 1 1 को चेक करते हैं। अगर 1 1 लेते हैं और यह 1 3 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से रिलेटेड, क्योंकि देखिए अगर ए बी है, फिर जाकर के और क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R, और बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R होना चाहिए, यानी यह बी और यह कॉमन होना चाहिए। बात है समझ में? जो यहाँ है वही यहाँ भी होना चाहिए, उसी को हम लेते हैं। तो 1 1 लिए और यहाँ 1 है तो 1 से रिलेटेड और कौन है, ये है 1 3 है। तो 1 1 और 1 3 अगर है, अगर 1 1 है और क्या है 1 3 है, तो हमको क्या चाहिए, तो हमको ये 1 और ये 3 चाहिए। तो ये 1 और ये 3 है कि नहीं है, फिर से देखिए ये खुद है कि नहीं है। तो यहां से ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं 1 4 4 4 देखते हैं, तो 4 से रिलेटेड कुछ है, अगर ये बी मानते हैं तो, और 4 से रिलेटेड कुछ नहीं है तो इसको चेक करने का जरूरी नहीं है। फिर 1 3 है तो 3 से रिलेटेड कौन है, यह है 3 से रिलेटेड। तो देखिए 1 3 है और आपका 3 3 है, तो 1 3 और 3 3 है, तो फिर हमको क्या चाहिए, 1 और 3 चाहिए, जो कि यह खुद है 1 3, यह खुद 1 3 है। तो ये भी आपको संबंध को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि 3 3 और 3 2 में क्या होता है। तो 3 3 और 3 2 अगर है तो देखिए, अगर 3 और 3 2 है तो इसका मतलब है कि हमको क्या चाहिए, यह 3 चाहिए और यह 2 चाहिए, और यह 3 यह 2 यह खुद है कि नहीं है। तो हम देखें कि लगभग सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है संक्रामक का। तो हम यहां सीधे बोलेंगे संक्रामक के लिए कि A, B R में है और B, C R में है, ठीक है। तो हम यहां से बोल देंगे कि A, C भी किस में है, A, C भी R से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह संक्रामक होगा। इसीलिए यह क्या होगा, संक्रामक संबंध है। तो आप हमको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें होगा आपका, पहला बोल रहा है कि स्वतुल है, सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं है, यह तो गलत है। दूसरा बोल रहा है स्वतुल है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो आपका वही तो आया है, स्वतुल है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। बात है समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि माना कि समुच्च n में n क्या होता है, मेरा प्राकृत संख्या होता है, यानी जो समुच्च दिया हुआ वो प्राकृत संख्या दिया हुआ है। तो हम इसीलिए मान लिए कि यह जो समुच्च है, कोई एक समुच्च है, ए ही मान लेते हैं, यह जो समुच्च है यह प्राकृत संख्या यानी n है, ठीक है। अब हमको एक संबंध R भी दिया हुआ है जो कि
इस प्रकार से दिया हुआ और हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही चुनिए, सही चुनिए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2,4 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3,8 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6,8 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 8,7 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो बोल रहा है कि कौन सही है, यह चुनिए। क्या यह सही होगा? बोलिए क्यों? हमको देखिए क्या बोल रहा है, जो b का जो वैल्यू होगा वह 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? b का वैल्यू 6 से बड़ा। तो यह a और यह b होता है। देखिए अगर यहाँ a पहले लिखे हैं b बाद में लिखे तो इसका मतलब है कि यह a है और यह b है कि नहीं है? तो क्या यह b का वैल्यू 6 से बड़ा है? नहीं है। तो इसका मतलब है यह तो ऐसे ही नहीं होगा, इसको तो हम काट देंगे। उसके बाद इसको देखिए यह 6 से बड़ा है, यह आपका b है और यह क्या है a है, तो यहाँ 6 से बड़ा है। तो आप b का वैल्यू यदि 8 रखते हैं तो क्या a का वैल्यू 3 आता है? इसमें चेक करके देखेंगे। किसमें चेक करके देखेंगे? इसमें चेक करके देखेंगे। हमको दिया हुआ a बराबर b माइनस 2, तो हम देखते हैं b का वैल्यू 8 रखते हैं तो क्या 3 आता है? देखते हैं। तो a बराबर b का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो 8 माइनस 2 कितना आएगा? 6 आएगा। तो अगर b का वैल्यू हम यहाँ पे देखें कि b का वैल्यू अगर यदि b बराबर 8 हो, अगर b बराबर 8 हो तो a बराबर कितना आ रहा है? 8 माइनस 2 यानी 6 आ रहा है। तो देखिए b का वैल्यू 8 लेने पे a का वैल्यू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो b का वैल्यू अगर 8 है तो a का वैल्यू 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, जिसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए b का वैल्यू 8 लिए है, यह मेरा b है और यह क्या है? a है। तो b का वैल्यू 8 पे 6 दिया हुआ कि नहीं दिया? तो यही मेरा आंसर होगा और यह तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर b का वैल्यू 7 है तो यहाँ बोल रहा है कि a का वैल्यू 8 होना चाहिए। तो लेके चेक करके देख ही लेते हैं। यदि b बराबर क्या हो? 7 हो तो अगर b बराबर 7 है तो a बराबर क्या होगा? इसके अनुसार b माइनस 1, हम जानते हैं b माइनस 2 है, तो यहाँ 7 माइनस 2 रखेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। तो यानी अगर b का वैल्यू 7 होगा तो a का वैल्यू कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 7 पे ये क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ, तो यह भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए। तो यह एक्सरसाइज आपको यहाँ पे खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, जो कि है आपका 8298059610। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिए कि हाँ आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या किस प्रकार का आपको दिक्कत है। ठीक है, और जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज इतना ही रहने दीजिए। अब कल से हम जो है अगला एक्सरसाइज आपको चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, गुड बाय।